बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की जो एक बहुत बड़ी खबर थी जो शायद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चली, बहुत सारे लोग तवक्को नहीं कर रहे थे और वॉल स्ट्रीट जर्नल अमरीकी अखबार उसने खुद कहा कि जनाब जो बाइडन कॉल करना चाहते हैं शाह सलमान को और वहां पे मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह को, लेकिन वो फोन सुन नहीं रहे। ये अमरीकी बादशाहत को चैलेंज करने वाली बात थी और बड़ी एक हैरान कुन मूव थी। लेकिन अब मैं आपको इससे अगली खबर देना चाहता हूं, वो तो पुरानी खबर होगी, हम आपको दे चुके हैं। खबर यह है कि इसके फौरी बाद अरब ममालिक ने प्यूटन से राब्ता कर लिया है। यानी एक तरफ आपने अमरीकियों को ललकारा, दूसरी जानिब आपने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन से आज राब्ता करके क्या कहा है। यह है आज की हमारी टॉप स्टोरी, जो मैं आपको तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के इस वक्त तुर्की नेटो का मेंबर होने के बावजूद थोड़ी सी मुख्तलिफ अप्रोच लेके चल रहा है। यह नहीं है कि उसने नेटो को छोड़ दिया, यह नहीं है कि वो नेटो के खिलाफ हो गया, लेकिन यूक्रेन रूस मामले के ऊपर वो थोड़ी सी एक मुनासिब अप्रोच, या कम से कम जिसके अंदर कोई मसले का हल होता हुआ नजर आ रहा है, एक उम्मीद का इजहार किया है। एक नई चीज आ गई है उसके हाथ में उर्दगान के। आया वो काबिल अमल है या सिर्फ और सिर्फ खुशफहमी ही है जो इस वक्त उनको लग रहा है। और फिर आगे चल के मैं आपको एक बड़े स्ट्रेटेजिक शहर के मुतालिक बताने वाला हूं जहां पे आपको शायद लग रहा हो कि सिर्फ कीव के ऊपर हमला करने वाले हैं रूसी। नो, एक और सिटी है जिसके ऊपर उनकी नजरें हैं। उनको आज अगले चंद घंटों के तो हर सूरत कैप्चर करना चाहते हैं। आज खैरसौन के अंदर जरूर उनके खिलाफ मुजाहरा हुआ है, लेकिन ये एक अलग शहर है जहां पे रूसी आगे बढ़ रहे हैं। और फिर मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि इस 14 रोज की जंग ने, 2 हफ्तों की जंग ने क्या वाकयातन रूस का खजाना खाली कर दिया है और वो डिफॉल्ट करने वाला है, दिवालिया होने वाला है। इन खबरों के अंदर कितनी सदाकत और हकीकत है ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच रहे। आज अरबों ने पहली बार अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज किया। वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए था वो उनको कॉल्स कर रहे थे, वो कॉल्स पिक नहीं कर रहे थे। बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव थी। कॉल्स इसलिए कर रहे थे, वो चाहते ये हैं कि ये तेल की पैदावार है इसको बढ़ाएं। हम इधर से तेल की पैदावार बढ़ा के रशिया को कहेंगे कि जनाब आपको हमने पाबंदी लगा के भी दुनिया का जो ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। लेकिन वो तो फोन ही नहीं सुन रहे। उसकी वजह क्या है? मैंने आपको जब यूएई को फैटिफ की लिस्ट के ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर, तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि विंटर ओलंपिक्स में जाने की वजह से और दीगर मामलात के ऊपर जाने की वजह से अरबों को सजा देना शुरू कर दी गई है। और वो भी पाकिस्तान की तरह जो अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक है उसके अंदर इंडिकेटर्स दे रहे थे जाने की। और उसके अलावा एक और जो कोशिश हमें नजर आई विंटर ओलंपिक्स के अंदर, ये गए जो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर और मौका दो जो आए, वो एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएई चूंकि नॉन परमानेंट मेंबर है, वहां पे उन्होंने वोटिंग से एब्सटेन किया। यानी वो चाहते ये थे कि आप रूस के खिलाफ वोट करें, लेकिन उन्होंने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। फिर जनरल असेंबली का जब इजलास हुआ तो वहां पे भी उन्होंने उसके खिलाफ वोट नहीं दिया। तो इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद उनको ये एहसास हुआ अमेरिकन को कि अरब तो हाथ से निकलते जा रहे हैं। और फिर सोने पे सुहागा मोहम्मद बिन सलमान के उस इंटरव्यू ने, जिसपे उन्होंने कहा कि मुझे जो बाइडन की कोई परवाह नहीं है अगर मैं उन्हें पसंद नहीं हूं या मुझे वो लाइक नहीं करते। तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन बचती क्या है? उनके पास 2 ही ऑप्शन बचती हैं, एक चाइना है और एक रशिया है। चाइना विंटर ओलंपिक्स के अंदर जाके उन्होंने अपना बता दिया कि हम यहां पे आना चाहते हैं। फिर दूसरे नंबर के ऊपर रशियंस हैं, और रशियंस के मुतालिक जो इस वक्त यूरोप के डिप्लोमैट्स हैं वो कह रहे हैं कि रशिया ने और यूएई ने आपस में कोई डील कर ली है। अच्छा, दोनों तरफ इस डील से इनकार कर रही है, लेकिन जाहिर बात है उनके पास भी इंटेलिजेंस होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सारी बातें करते हैं। और अगर आप वोटिंग नहीं करेंगे, आप इतने ही गैर जानिबदार रहेंगे, अमेरिका से आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रहें, उस ब्लॉक के अंदर रहें, तो उनको समझ आती है। जिसके बाद अब जो अरब ममालिक हैं उन्होंने रूस की तरफ रुजू करना शुरू कर दिया है। मैं आपको अब अरब ममालिक की थोड़ी सी केमिस्ट्री समझाना चाहता हूं, उनका इतिहास समझाना चाहता हूं, ये काम कैसे करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले अरब ममालिक में इनको लीड करता हुआ नजर आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है, और फिर ये सारे बहरीन, कुवैत, ओमान नजर आते हैं। लेकिन इनमें से एक और ऐसा मुल्क भी है जो इस वक्त
बहुत पावरफुल है और सऊदी अरब ने वहां पे खजाने का मुंह खोला हुआ है। सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, उसका नाम मिस्र है, इजिप्ट है। और कल आपने देखा कि मिस्र के जो प्रेसिडेंट अल सीसी हैं वो आए, वो शाह सलमान के साथ भी मिले, वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मिले, जिसके बाद वो दीगर कुवैत वगैरह के जो टूर के ऊपर इस वक्त रवाना हो गए हैं। और आपको अंदाजा होगा कि जब अख्वानुल मुस्लिमून की हुकूमत वहां पे आई मिस्र के अंदर, तो उसका जो सबसे बड़ा मुखालिफ था वो मिस्र के अंदर उस हुकूमत को गिराने के लिए वो सऊदी अरब ही था। और अल सीसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो सऊदी अरब ने ही दी। तो इसका मतलब यह है कि मिस्र, सऊदी अरब, यूएई अब एक पेज के ऊपर ही है। हालांकि जब यूएन जनरल असेंबली का इजलास हुआ, वहां पे वोटिंग का मामला आया, तो उस वोटिंग के अंदर मिस्र ने रूस के खिलाफ वोट किया। जो 141 ममालिक थे जिन्होंने उस करारदाद की हिमायत करके रशिया को कंडेम किया, इजिप्ट उसमें शामिल था। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आज सूरत हाल बदल गई है और मिस्र के जो प्रेसिडेंट अल सीसी हैं उन्होंने पुतिन को फोन किया है और रूस के मीडिया के मुताबिक रशियन इजिप्शियन प्रेसिडेंट्स डिस्कस सिचुएशन इन यूक्रेन। ना सिर्फ यूक्रेन की सिचुएशन को डिस्कस किया है बल्कि जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो बाहमी ताल्लुकात हैं, उस चीज को भी उन्होंने डिस्कस किया है, जो बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जिसका मतलब यह है कि अरब ममालिक अब अमेरिका से, मगरिब से हट के देख रहे हैं, वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनके मफादात शायद अब अमेरिका मुखालिफ इत्तेहाद के अंदर ही हैं। और ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा फ्लॉप, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक। वो तमाम ममालिक, पाकिस्तान, मशरक़ वस्ता के ममालिक, ये सारे के सारे जो हैं उस सिलसिले में अब उनके खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो सोच भी नहीं सकते थे। अब आते हैं तुर्की की तरफ। तुर्की ने, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सपोर्ट किया है रशिया को, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कहा है कि जो पुतिन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन टर्की दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है। उसने बास्फोरस स्ट्रेट को बंद किया, यूक्रेन को TB2 अपने ड्रोन्स दिए, लेकिन साथ ही रशियंस को एंगेज किया, उनको मनाया और उनको कहा कि आप मेहरबानी करें, जंग बंद करें, जंग मसले का हल नहीं है। जिसके बाद कल उनकी जो सबसे बड़ी नशिस्त है वो एंटालिया फोरम के अंदर है, जो परसों से शुरू होगा। लेकिन कल उन्होंने रशियंस को और यूक्रेनियों को पहली बार एक टेबल के ऊपर बिठा दिया है और टेबल टॉक होने जा रही है। अब आते हैं उर्दगान के ऊपर कि उर्दगान इस सारे सिनेरियो के अंदर, आपको याद ये रखना है कि जो टर्की है वो नेटो का पार्ट है और नेटो ना बात कर रहा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि रशिया को तबाह करो। वो कोई निगोशिएशंस की या कोई पैचअप की, कोई दरमियानी रास्ते की बात नहीं कर रहे। लेकिन इस वक्त जो तुर्की है, तुर्की ने कहा है कि जो कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं 10 मार्च को रशियंस और यूक्रेनियों के दरमियान, उर्दगान को उम्मीद यह है कि कल पहला मौका होगा जब इस जंग की सीज फायर या जंग बंदी का दरवाजा कल खुल जाएगा। अब वो कितने इस बारे में पूरी उम्मीद है, क्या कुछ आता है वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि रशियंस इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर। कीव के हवाले से वो एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च करने जा रहे हैं जो दारुल हुकूमत है, लेकिन आपकी नजरें शायद कीव के ऊपर हों। मैं आपको एक और तरफ तवज्जो लेके जाना चाहता हूं। मैं ओडिशा शहर के मुतालिक बताना चाहता हूं कि शायद वो दिखा इधर रहे हैं, हमला उधर करना चाहते हैं। ओडिशा बहुत स्ट्रेटेजिक शहर है और खासकर यूक्रेन की अगर इकोनॉमी को कंट्रोल करना है तो आपको ओडिशा शहर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसलिए अब ओडिशा शहर को कंट्रोल करने की तरफ रशियन जा रहे हैं। लेकिन एक और खतरनाक खबर आपको देना चाहता हूं कि जो चेर्नोबिल का इलाका है, जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको याद हो जहां पे बहुत ज्यादा तबाही मची थी, उसके अंदर बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। और बिजली की सप्लाई बंद करने का मतलब यह है कि जो वो हिफाजती सेफगार्ड्स हैं, प्रोटेक्शन के सेफगार्ड्स हैं, उनसे आलमी तवानाई एजेंसी डिस्कनेक्ट हो गई है। जिसका मतलब यह है कि यहां पे रेडिएशन का खतरा है और यूक्रेनी हुकाम कह रहे हैं कि हमें कोई अंदाजा नहीं है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर क्या चल रहा है। यह एक बड़ी गड़बड़ हो सकती है। दूसरी जानिब अब जो आखिरी खबर है वो रशियन इकोनॉमी के ऊपर है। आज के दिन तक 2 हफ्ते हो गए इस वॉर को और 14 दिन की वॉर आसान नहीं होती। जब आपकी 95% फौज लड़ रही हो, जब आपके तैयारे लड़ रहे हों, आपके टैंक्स लड़ रहे हों, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको रियासत के तमाम वसाइल झोंकने पड़ते हैं, आपको खजाने का मुंह खोलना पड़ता है। अमेरिकन तो कह रहे थे कि $650 अरब का बजट है इस पूरी वॉर के अंदर, जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस वॉर के लिए फंड मुख्तस किया और हम उसको टारगेट करेंगे। आज जो आलमी रेटिंग की एजेंसी फिंच है उसने इंकशाफ बड़ा खौफनाक किया है। उनके मुताबिक जो जमानती बॉन्ड्स हैं उसकी कदर जो है वो रशिया ने घटा दी है। जिसका मतलब यह है कि वो वॉर के अंदर दाखिल हैं और वॉर के अंदर तो वो वैसे ही दाखिल हैं। जिसका मतलब यह है उनके ख्याल में इसका जो इंडिकेटर अब तक वहां पे आया है कि उनका खजाना खाली
होता हुआ नजर आ रहा है। बर्डन बहुत ज्यादा है। फिर पाबंदियां पूरे मगरिब अमेरिका ने नाफिज की हैं, तो उनके मुताबिक अब इसको रशियन जाने वाले चंद दिन ही बताएंगे कि रशिया दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। ये वॉर उनको बहुत कॉस्टली पड़ेगी, ये फिंच का दावा है। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।